हेलो, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और अभी तक जो लास्ट वीडियो आपको मिला होगा, उस लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कंप्लीट किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वहां पर हम लोगों ने कुछ कैलकुलेटिव पार्ट भी देखे थे, जैसे कि रेडियस क्या होगी किसी एटम की, रेडियस क्या होगी किसी न्यूक्लियस की, और एटम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम में हम लोगों ने कंपेयर किया था। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड से रिलेटेड पुराने पॉइंट्स तो सारे हमारे हो गए हैं। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है, और कैसे हम लोगों ने एटम और न्यूक्लियस के साइज में, वॉल्यूम में कैसे डिफरेंशिएट किया था, वो सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स क्या रहे, क्या निष्कर्ष निकले, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम प्योरली ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक एटम के बारे में रदरफोर्ड ने क्या समझाया। एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की डिस्कवरी जब हो गई, तो आखिर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस के आसपास या किसी एटम में एक्चुअल में कहां पर होता है, ये समझाने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रोवाइड किया, एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसका नाम रखा गया सोलर सिस्टम मॉडल, या फिर नाम रखा गया प्लेनेटरी मॉडल। तो बेटा, जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है कि एकदम सेंटर में सन होता है और सन के चारों तरफ डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ऐसे ही रदरफोर्ड का मॉडल था। उन्होंने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, यही इनका कॉन्सेप्ट था। तो आइए एक एक करके छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मॉडल का नाम क्या था, प्लेनेटरी मॉडल या फिर सोलर सिस्टम मॉडल। क्यों नाम रखा गया, क्योंकि सोलर सिस्टम से सिमिलरिटीज की वजह से ऐसा नाम रखा गया। ठीक है, उसके बाद there is a positively charged center in an atom called the nucleus। और हम लोगों ने अभी देखा था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कि न्यूक्लियस एक ऐसा प्लेस होता है किसी एटम में, एक ऐसी जगह होती है जहां पर हाईली डेंस पॉजिटिव चार्ज कन्फाइंड होते हैं या सेंट्रिक होते हैं, जहां पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज भरे हुए होते हैं। ठीक है, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। ये लाइन क्यों बोली गई, क्योंकि हमें पता है, देखो, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। वो बात अलग है कि रदरफोर्ड के समय पे न्यूट्रॉन के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, फिर भी एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो होते ही थे इनके समय की अगर बात कर लें। ठीक है, अगर वैसे देखें तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं और चारों तरफ रिवॉल्व कौन कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास बेटा नेग्लिजिबल होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इन कंपैरिजन देन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ऐसा माना जाता है कि यार कि जितना भी एटम का मास है एक्चुअल में वो तो किसी न्यूक्लियस के बराबर ही है, या न्यूक्लियस में जो मास है वही किसी एटम के मास के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। क्लियर, यही बात इन्होंने बोली। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। और पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को कैलकुलेटिव पार्ट बता दिया गया है। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम मैं ऐसे डिस्कस कर ले रहा हूं, समझिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि रदरफोर्ड साहब ने जब एटम की स्टेबिलिटी पर इनसे क्वेश्चन किया गया तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए, अब प्रॉब्लम क्या आती है, सेंटर में है न्यूक्लियस जिसमें बहुत सारे हाईली डेंस पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर खूब सारे पॉजिटिव चार्ज भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा कि वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ऐसा माना गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करता रहेगा तो हो सकता है कि वो एक्सेलरेट करने लगे। ठीक है ना, लगातार क्या करने लगेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा। तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ऐसा वेलोसिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा बेटा, वो एनर्जी रेडिएट करने लगेगा। और जब एनर्जी रेडिएट करने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगी, वो एनर्जी लूज करना स्टार्ट कर देगा। और जब एनर्जी लूज करना स्टार्ट कर देगा तो चूंकि उसका चार्ज नेगेटिव है और न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, तो ऐसा रिवॉल्विंग और एनर्जी लूज करता हुआ इलेक्ट्रॉन धीरे 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 आकर के न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा, तो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में तो एटम स्टेबल होता है, लेकिन इनके हिसाब से अगर बात देखी जाए तो इलेक्ट्रॉन फाइनली तो न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बेटा। ठीक है, द रिवोल्यूशन of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेटा जिसमें वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती जाए। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. In this, if this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know.
जबकि अपन जानते हैं कि वी नो दैट एटम आर क्वाइट स्टेबल। तो ये सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक रहा। यही इनके बारे में, रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में हमें मेनली जानना था, पढ़ना था, समझना था। इतना ही रेलेवेंट है जितना मैंने आपसे बताया। ठीक है बेटा, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इतना ही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी स्टडीज करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।